आलोच्य उपन्यास गबन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने समूचे विश्व के अनगिनत पाठकों के अंतःकरण को अपनी रचनाधर्मिता से प्रभावित कर एक सफल, स्वस्थ और आदर्श जीवन का जीवंत पाथेय प्रदान किया। आपकी रचनाएं जीवन की कटुतम यथार्थ से निकलकर उज्जवल आदर्श के शिखर पर अपनी अनुरंजकता का अनुपम प्रभाव छोड़ जाती हैं। आप जितने महान और उच्च स्तरीय रचनाधर्मी थे, उतने ही सीधे, सरल, निश्चल और विनयशील जीवन शैली में पूर्वाग्रह मुक्त जीवन को जीने वाले साधारण आदमी भी थे। आपने अपने बारे में लिखा है, मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। अपने साहित्य के संबंध में आपने आगे कहा है, जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। यह सच भी है, क्योंकि प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन प्रारंभ से अंत तक अभाव और जीवन संघर्ष की एक गाथा है। गबन जीवन की इन्हीं परिस्थितियों से निकला हुआ एक ऐसा उपन्यास है जो अपनी सरल और सहज कथा से पाठकों के बुद्धितंत्र को झकझोरने के साथ साथ उनके मर्म स्थल को तीव्रता से छू लेने का सामर्थ्य भी रखता है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की अनुपम कृति गबन एक ऐसे व्यक्ति की अंतर्व्यथा से अनुवर्तित अंतरकथा है जो अपने जीवन में केवल अपने आनंद और स्वार्थ के वशीभूत होकर न केवल सरकारी धन का गबन करता है, बल्कि निर्दोष लोगों के खिलाफ मिथ्या गवाही भी देता है। गबन का नायक रमानाथ अपनी नव विवाहिता पत्नी जालपा के सम्मुख अपनी बाहरी और मिथ्या शान के जो ताने बाने बुनता है, उससे जालपा को लगता है कि उसका पति उसके अंतर्मन में वर्षों से बसती रही इच्छा चंद्रहार उसे अवश्य ला देगा। किंतु विडंबना यह है यहाँ पर कि रमानाथ के पास इतनी रकम ही नहीं होती कि वह अपनी पत्नी के लिए चंद्रहार ला सके। अब बात जब चंद्रहार की रमानाथ के गले पड़ ही गई, तो अपनी दिखावे की मिथ्या आन बान और शान के लिए उसे अपने ही दफ्तर में गबन करना पड़ता है। गबन करके जब वह भाग जाता है तो पुलिस एक झूठे केस की गवाही में उसका इस्तेमाल करती है और वह निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाता है। किंतु ऐसे समय में जालपा एक शक्तिशाली और वीर नारी के रूप में उभर कर सामने आती है। सच तो यह है कि गबन में एक मध्यम वर्गीय परिवार की परिस्थितियों का चित्रण यथार्थवादी शैली में हुआ है। समाज के सच झूठ के मान, उसके दिखावे की भावना, उसकी न्याय भावना का खोखलापन, उसके प्रेम और ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना के जैसे बिंब इस उपन्यास गबन में मिलते हैं, वैसे अन्य किसी जगह पर साया से ही मिल पाते हैं। उपन्यास शब्द का मूल अर्थ है निकट रखी हुई वस्तु, किंतु आधुनिक युग में इस शब्द का प्रयोग साहित्य के एक ऐसे रूप विशेष के लिए प्रयुक्त होता है जिससे उस वस्तु या कृति को पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, इसमें हमारी ही कथा हमारी ही भाषा में गद्य में कही गई है। उपन्यास वृहत आकार का गद्य आख्यान अथवा वृत्तांत है जिसमें वास्तविक मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और कार्यों का श्रृंखलाबद्ध नियोजित चित्रण किया जाता है। आलोच्य उपन्यासकार प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझा था। उनकी दृष्टि में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। भारतीय समीक्षा शास्त्र में उपन्यास के सामान्यतः 6 तत्व निर्धारित किए गए हैं। ये तत्व हैं कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन,
देश काल और परिस्थिति, भाषा और शैली तथा उद्देश्य। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने द्वंद्व या संघर्ष तथा कुतूहल को भी उपन्यास का तत्व माना है, किंतु ये रचना कौशल के अंग हैं। इन तत्वों में कथावस्तु और पात्र उपन्यास के मुख्य अंग हैं। देश, काल और परिस्थिति कथावस्तु के अंतर्गत ही एक अंग के रूप में आते हैं, जो उसे स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाते हैं, और इसी प्रकार कथोपकथन और शैली उस कथावस्तु को प्राप्त करने के साधन हैं। शास्त्रीय आधार पर किसी भी उपन्यास की समीक्षा करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए यह देखना अनिवार्य हो जाता है कि किन उपकरणों से मिलकर संपूर्ण उपन्यास की कथावस्तु का निर्माण हुआ है। सामान्यतः ये उपकरण हैं कथासूत्र, मुख्य कथानक, प्रासंगिक कथाएं अथवा अंतरकथाएं तथा उपकथानक। उपन्यास जिस मुख्य विचार, दृष्टिकोण, आधारभूत कार्य अथवा विषय विशेष पर अवलंबित होता है, उसी को उसका कथासूत्र कहते हैं। प्रारंभ से अंत तक चलने वाली जो प्रमुख कथा होती है तथा जो कथा प्रमुख पात्रों से संबद्ध होती है, उसे मुख्य कथानक कहा जाता है। इसे आधिकारिक कथावस्तु भी कहते हैं। कथा के विकास में प्रसंगवश आने वाले ऐसे छोटे छोटे अनेक इतिवृत्त जिनके द्वारा मुख्य कथानक पुष्ट होता है, प्रासंगिक कथाएं कहलाती हैं। कुछ उपन्यासों में मुख्य कथानक तो सहायता देने तथा उसके कथासूत्र को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त एक उपकथानक का भी समावेश किया जाता है। आधुनिक उपन्यास साहित्य के लेखन में अनेक नए प्रयोग हो रहे हैं, अतः आवश्यक नहीं है कि उन सब में इन सब का समावेश हो। सामान्यतः कथावस्तु का अनुशीलन करते समय आधिकारिक कथावस्तु तथा प्रासंगिक कथावस्तु पर ही विचार किया जाता है। कथावस्तु के विश्लेषण में सबसे पहले कथा की ऐतिहासिकता के आधार की परीक्षा की जाती है। इसके 3 आधार हैं: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रेमचंद के आलोच्य उपन्यास गबन की कथावस्तु ऐतिहासिक अथवा प्रख्यात नहीं है। प्रेमचंद ने कल्पना के आधार पर इस उपन्यास की संरचना की है, अतः यह उत्पाद्य कथा है। आलोच्य उपन्यास गबन की मुख्य कथा उपन्यास के नायक रमानाथ और उपन्यास की नायिका जाल्पा के आसपास अनुवर्तित है। इन दोनों पात्रों से संबंधित कथा आधिकारिक कथावस्तु है और विभिन्न प्रसंगों में उपस्थित होने वाली छोटी छोटी कथाएं प्रासंगिक कथावस्तु हैं। आधिकारिक कथावस्तु में कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। ये हैं प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। इसी तरह आधिकारिक कथावस्तु में 5 अर्थ प्रकृतियां भी होती हैं। ये हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। इसके साथ ही कथावस्तु में 5 संधियां भी होती हैं। ये हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। कथावस्तु की संयोजना में कार्य की अवस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों और संधियों की उपस्थिति और उनका प्रभाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि गबन की कथावस्तु में कार्य की सभी अवस्थाओं के साथ अर्थ प्रकृतियों और संधियों का निर्वाह भलीभांति हुआ है। उपन्यास लेखन की दृष्टि से गबन प्रेमचंद की एक बहुत सुंदर रचना है। इस उपन्यास की कथा 2 भागों में विभक्त है। कथा का पहला भाग प्रयाग में घटित होता है, जबकि कथा का दूसरा भाग कलकत्ता, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है, में घटित होता है। कथा की संरचना इतनी सशक्त है कि उसमें अनावश्यक घटनाओं और अनावश्यक विस्तार का अभाव देखते ही बनता है। प्रयाग, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, कि एक छोटे से गांव के जमींदार के मुख्तियार महाशय दीनदयाल और उनकी पत्नी मानकी की इकलौती पुत्री जाल्पा के अंतर्मन में बचपन से ही आभूषणों, विशेषकर चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा लग गई थी। वह प्रायः स्वप्न देखती थी कि जब भी उसका विवाह होगा उसे चंद्रहार अवश्य मिलेगा।
जालपा का विवाह कचहरी में नौकरी कर रहे मुंशी दयानाथ के बेरोजगार पुत्र रमानाथ से हुआ तो विवाह के समय चढ़ावे में और भी बहुत से गहने थे, किंतु उनमें चंद्रहार नहीं था। चंद्रहार न मिल पाने के कारण जालपा को अत्यधिक निराशा हुई। दीनदयाल और दयानाथ दोनों ने अपनी अपनी आर्थिक हैसियत से कहीं ज़्यादा रुपया विवाह में खर्च किया। वैसे तो दयानाथ कचहरी में नौकरी करते थे, किंतु उन्होंने रिश्वत की कमाई से मुंह मोड़ रखा था। पुत्र के विवाह के अत्यधिक खर्च से वे कर्ज में लद गए। दयानाथ तो विवाह में बहू को चंद्रहार भी चढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी रामेश्वरी ने उनका प्रस्ताव रद्द कर दिया था। जालपा की एक सखी शहजादी उसे चंद्रहार प्राप्त करने के लिए और भी उकसाती है। परिणाम यह हुआ कि जालपा चंद्रहार की जिद लेकर ही ससुराल गई। रमानाथ के घर की हालत तो खस्ता थी, किंतु रमानाथ ने जालपा के सामने अपने घराने की बड़ी शान मार रखी थी। कर्ज उतारने के लिए जब रमानाथ के पिता दयानाथ ने जालपा के कुछ गहने चुपके से लाने के लिए कहा, तो कुछ मानसिक संघर्ष के बाद रमानाथ आभूषणों का संदूक चुपके से उठाकर उन्हें दे आता है और जालपा से आभूषणों के चोरी हो जाने का बहाना कर देता है। कार्य की अवस्थाओं के अनुसार यह कथा के विकास में प्रारंभ की अवस्था है। जब रमानाथ ने अपनी पत्नी के आभूषण चोरी से अपने पिता को दे दिए, तो उसके बाद उसे अपने इस कपटपूर्ण व्यवहार से बहुत आत्मग्लानि होती है। इसका कारण यह भी था कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। आभूषणों के चोरी हो जाने की घटना से जालपा का जीवन व्याकुल हो उठता है। जालपा की दुखी अवस्था देखकर रमानाथ को लगने लगता है कि अब उसे नौकरी कर ही लेनी चाहिए। वह अपने शतरंज के खेल के साथ ही रमेश बाबू, जो विधुर थे और चुंगी विभाग में नौकरी करते थे, की सहायता से चुंगी विभाग में 30 रुपये मासिक की नौकरी पा जाता है, किंतु जालपा को वह अपना वेतन 40 रुपये बतलाता है। जालपा के आभूषणों की चोरी और जालपा के दुखी हो जाने के समाचार को पाने के बाद जालपा की माँ जालपा के लिए चंद्रहार भिजवाती है, किंतु दया में दिया हुआ दान समझकर जालपा उसे अस्वीकार कर देती है। इस घटना से रमानाथ के मन में जालपा के लिए गहने बनवाने का उत्साह जागृत होता है और वह अपनी यह इच्छा स्वर्णकारों के कर्ज से लद जाने पर भी पूरा करता है। कार्य की अवस्था के अनुसार कथा के विकास में यह प्रयत्न की अवस्था है। अब कथा चरम की ओर बढ़ती है। इंदुभूषण वकील की पत्नी रतन को जालपा के जड़ाऊ कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ही कंगन लाने के लिए वह रमानाथ को 600 रुपये देती है। स्वर्णकार ये रुपए लेकर कर्ज खाते में जमा कर लेता है, किंतु रमानाथ को दूसरे कंगन उधार देने से इनकार कर देता है। रतन कंगनों के लिए बराबर तकाजा करती रहती है। जब रमानाथ कंगन नहीं लाता तब रतन रमानाथ से अपने रुपए ही वापस लाने के लिए कहती है। उसके रुपये वापस करने के ख्याल से रमानाथ चुंगी के रुपए ही घर ले आते हैं। रमानाथ की अनुपस्थिति में जब रतन अपने रुपए मांगने आती है तो जालपा उन्हीं रुपयों को उठाकर रतन को दे देती है। घर आने पर जब रमानाथ को इस बात का पता लगता है तो उसे बड़ी चिंता होती है। यह तो गबन का मामला था। गबन के मामले में उसे सजा हो सकती थी। सारी परिस्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए उसने एक पत्र अपनी पत्नी जालपा के नाम लिखा। वे उसे अपनी पत्नी को देने या न देने के बारे में सोच ही रहे थे कि वह पत्र जालपा के हत्थे चढ़ जाता है। जालपा को पत्र पढ़ते हुए देखकर रमानाथ को आत्मग्लानि होती है और वह घर से भाग जाता है। कार्य की अवस्था के अनुसार उपन्यास के कथानक में यह प्राप्त्याशा की अवस्था है। जालपा समझदार स्त्री थी, अतः परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए वह अपने गहने बेचकर चुंगी के रुपये लौटा देती है, किंतु इस बात का पता रमानाथ को नहीं हो पाता है। यहाँ से कथा प्रयाग से कलकत्ता की ओर मुड़ जाती है। कलकत्ता में रमानाथ अपने हितैषी देवीदीन खटीक के यहाँ कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहने के बाद
चाय की दुकान खोल लेता है। वह अपनी वास्तविकता छुपाए हुए रहता है, किंतु एक दिन जब वह नाटक देखकर लौट रहा था तब पुलिस उसे शक में पकड़ लेती है। घबराहट में रमानाथ अपने द्वारा गबन किए जाने संबंधी सारी कथा सुना देता है। जांच के बाद रमानाथ को निर्दोष पाए जाने पर भी पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते और एक षड्यंत्र की रचना कर क्रांतिकारियों पर चल रहे एक मुकदमे में रमानाथ को एक गवाह के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जेल जीवन से डरा हुआ रमानाथ पुलिस वालों की बात मान लेता है। पुलिस वाले उसे एक बंगले में बड़े आराम से रखते हैं और उसके मनोरंजन के लिए जोहरा नामक एक वेश्या की व्यवस्था भी कर देते हैं। रतन के परामर्श से जालपा रमानाथ द्वारा अक्सर खेले जाने वाली शतरंज संबंधी एक पहेली का नक्शा एक विज्ञापन के रूप में प्रकाशित कराती है। इसके हल के लिए 50 रुपये का पुरस्कार रखा जाता है। वह जानती है कि इस पहेली का हल केवल रमानाथ ही करके इस पुरस्कार को जीत सकता है, इसलिए जिस व्यक्ति ने यह पुरस्कार जीता वह रमानाथ ही था और वह कलकत्ता में था। इस बात का पता जालपा को लग गया। खोजते खोजते वह देवीदीन खट्टिक के यहाँ पहुँच जाती है और रमानाथ को पुलिस के कुचक्र से निकालने की असफल चेष्टा करती है। उसके इस कार्य में उसकी सहेली रतन भी सहयोग प्रदान करती है। रतन अपने बीमार पति का उपचार कराने के लिए कलकत्ता आती है और अपने पति की मृत्यु के पश्चात जालपा के साथ रहकर रमानाथ को पुलिस के दुष्चक्र से बाहर निकालने का प्रयत्न करती है। कार्य की अवस्था के अनुसार उपन्यास की कथा में यह नियताप्ति की अवस्था है और कथा फलागम की ओर जा रही है। क्रांतिकारियों के लिए मृत्युदंड निर्धारित होता है। जालपा एक पत्र रमानाथ को लिखती है। पत्र पढ़कर रमानाथ को पश्चाताप होता है और वह जज के सामने अपना और पुलिस का सारा सच कह देता है। मुकदमे की सुनवाई फिर से होती है और जज अपना निर्णय बदलकर क्रांतिकारियों के मृत्युदंड का आदेश वापस ले लेता है। इसके साथ ही वह गलत बयान देने के अभियोग से रमानाथ को भी बरी कर देता है। रमानाथ और जालपा देवीदीन, जोहरा और रतन को लेकर वापस प्रयाग आ जाते हैं। जालपा के कारण रमानाथ में फिर से आत्मसम्मान का भाव जागृत हो जाता है और जोहरा भी वैश्या जीवन छोड़कर सेवा मार्ग का अनुसरण करती है। जोहरा अपनी सेवा, आत्मत्याग, सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर लेती है। देवीदीन एक अच्छे कृषि फार्म को चलाता है। रतन की मृत्यु हो जाती है। एक बार प्रयाग के समीप गंगा में डूबते हुए यात्री को बचाते समय जोहरा बह जाती है। रमानाथ गंगा में कूदकर आगे बढ़ते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, किंतु सांस फूलने से वह असहाय हो जाता है। उसकी इस हालत को देखकर उसे बचाने के लिए जालपा भी पानी में कूद पड़ती है। रमानाथ आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि एक शक्ति उसे जोहरा के लिए आगे खींच रही थी और एक शक्ति जालपा के लिए पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी और बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था और बंधन था। जालपा के बंधन ने उसे रोक लिया। जोहरा को खोकर दुखी मन से जालपा और रमानाथ घर लौट आए। कार्य की अवस्था के अनुसार उपन्यास में यह फलागम की अवस्था है। संपूर्ण कथा में अर्थ प्रकृति की दृष्टि से रमानाथ और जालपा के मिलन में बीज अर्थ प्रकृति, रमानाथ के द्वारा जालपा के आभूषणों को चुराने में बिंदु अर्थ प्रकृति, इंदुभूषण और रतन के संदर्भ में रमानाथ द्वारा गबन किया जाना पताका अर्थ प्रकृति, जालपा द्वारा रमानाथ को कलकत्ता में खोज निकालना तथा उसको पश्चाताप का आभास कराना प्रकरी अर्थ प्रकृति तथा अंत में प्रयाग में सभी का वापस लौटना और जोहरा का गंगा में किसी को बचाने के लिए कूदकर अपनी जान दे देना कार्य की अर्थ प्रकृति है। इन्हीं कार्य की अवस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों के मध्य समानांतर रूप से संधियां, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन कथा के विकास में योजक का कार्य कर रही हैं। गबन की कथा वस्तु में आधिकारिक मुख्य कथा के साथ साथ प्रारंभ से अंत तक क्रमबद्ध रूप से अनेक प्रासंगिक कथाएं भी चलती रहती हैं। इन प्रासंगिक कथाओं में रमानाथ और जालपा का विवाह, विवाह के बाद
रमानाथ द्वारा जालपा के आभूषणों को चुराना, जालपा की मां द्वारा चंद्रहार भेजना और उसे जालपा के द्वारा वापस लौटाना, रमानाथ का चुंगी में नौकरी करना, रतन के द्वारा कंगन के लिए रमानाथ को रुपये देना, स्वर्णकार द्वारा रुपये लेकर दूसरे कंगन न देना, रमानाथ द्वारा चुंगी के रुपयों का गबन करना और शहर छोड़कर कलकत्ता चला जाना, देवी दिन खटिक के यहाँ रुकना, रमानाथ का नाटक देखने जाना और पुलिस के हत्थे चढ़ना, पुलिस द्वारा उसे क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के मामले में षड्यंत्र में शामिल करना, जोहरा नामक वेश्या से मुलाकात, जालपा द्वारा शतरंज की पहेली का विज्ञापन देना, रमानाथ का पता लगाना और कलकत्ता आना, रमानाथ को जालपा द्वारा पत्र लिखना, रतन का अपने पति के साथ कलकत्ता आना, रमानाथ को उसकी गलती का एहसास कराना, मुकदमे की पुनः सुनवाई होना और क्रांतिकारियों को मृत्युदंड से बचाना, सभी का वापस प्रयाग आना, रतन की मृत्यु, जोहरा का किसी को बचाने के लिए गंगा में बह जाना आदि अनेक प्रभावपूर्ण प्रासंगिक कथाएं हैं जिनके द्वारा प्रेमचंद ने गबन के कथानक को बहुत सशक्त और प्रभावी बना दिया है। गबन का अध्ययन करने के पश्चात इस बात का आभास होता है कि यदि कथा वस्तु की संरचना सुलझी हुई और सुव्यवस्थित होती है तो उस कथानक में गति, औत्सुक्य, सार्थकता और रोचकता आ जाती है, जिससे एक साधारण पाठक भी उस कथानक की जीवंतता में खोकर साधारणीकरण की स्थिति को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से गबन की कथा वस्तु बहुत अर्थप्राण और सफलतम है। सामान्यतः जब किसी उपन्यास की समीक्षा की जाती है तो देश, काल और परिस्थिति का क्रम चौथे नंबर पर आता है, किंतु बहुत से आधुनिक समीक्षक देश, काल और परिस्थिति को कथावस्तु का ही एक अंग मानते हैं और अलग से उसके संबंध में विचार नहीं करते हैं। गबन की कथा दो स्थानों पर घटित होती है, एक प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में तथा परवर्ती कलकत्ता अर्थात कोलकाता में। भौगोलिक और तत्कालीन परिस्थितियों का स्थान संबंधी चित्रण इस उपन्यास की कथा को जीवंतता प्रदान करता है। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि दोनों स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों की मानसिकता, उनकी भाषा और व्यवहार संबंधी विभिन्नता का बहुत सूक्ष्म चित्रण प्रेमचंद ने किया है। गबन की कथा जिस समय घटित होती है वह समय भारत की पराधीनता का समय था। अंग्रेजी शासन की बर्बरता, स्वार्थपरता और क्रांतिकारियों का दमन, मिथ्या मुकदमे और मृत्युदंड जैसी स्थितियां उस समय बहुत सामान्य थी। उसका भी बहुत सार्थक और वस्तुपरक चित्रण इस उपन्यास में परिलक्षित होता है। गबन के माध्यम से प्रेमचंद ने तत्कालीन समय की व्यक्तिगत, सामाजिक, शासकीय और पराधीनताकालीन परिस्थितियों का बहुत सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। गबन में जहां एक और सन 1930-31 के आसपास के भारत के मध्यवर्गीय समाज का चित्रण है, वहीं देशभक्ति की भावना का चित्रण भी उत्तरांश में देखने को मिलता है। इस उपन्यास में एक और नारी के आभूषण प्रेम के अंधत्व का चित्रण है तो दूसरी ओर नारी जागरण की भावना की प्रचुरता भी देखने को मिल रही है। साथ ही विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर क्षमता से अधिक खर्च करना, ऊपरी दिखावा करना और झूठी शान दिखाना जैसी अनेक परिस्थितियां समाज के कमजोर पक्ष के रूप में यथार्थ स्वरूप में सामने आती है। स्पष्ट है इस बिंदु पर भी उपन्यास गबन बहुत खरा उतरता है। मुंशी प्रेमचंद कलम के जादूगर थे। जब भी वे किसी छोटी सी कथा के किसी एक पक्ष को अपने लेखन का आधार बनाते थे तब वह छोटा सा पक्ष व्यावहारिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर साहित्यिक मानदंडों के संपुट के साथ अप्रतिम स्वरूप धारण कर लेता था। गबन की प्रारंभिक घटनाओं को पढ़ने के बाद कौन समझ सकता था कि आभूषणों, विशेषकर चंद्रहार के लिए पागलपन की सीमा तक विमुग्ध होने वाली जालपा अपने कर्तव्य की भावना जागृत होने पर न केवल आभूषणों के प्रेम से अपने को मुक्त कर लेगी, अपितु घर और समाज की सीमाओं को लांघकर राजनीतिक धरातल पर अंग्रेजों के भी सम्मुख खड़ी होकर अपने पति को वहां से निर्दोष सिद्ध कर वापस ले आएगी। कथा संरचना और देश, काल और परिस्थितियों की दृष्टि से गबन एक सफल एवं आदर्श उपन्यास है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगले कार्यक्रम में गबन की समीक्षा के अंतर्गत
गबन के पात्रों के चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य आदि पर विचार किया जाएगा।